दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, एक तरफ दोस्तों रचना दी हुई है और एक तरफ साहित्यकार यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको यहाँ पर सुमेलित करना है। बाकी दोस्तों एग्जाम में वहाँ पर एक नंबर के लिए केवल इस तरह से पूछ सकता है कि अनाम दास का पोथा किसकी रचना है। दोस्तों यहाँ पर आपकी अच्छी तैयारी हो सके इसलिए यहाँ पर कुछ कूट वाले प्रश्न लिए हैं, क्योंकि एक प्रश्न के बजाय दोस्तों 4 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे, वो भी बिल्कुल सिलेबस का ही है। तो पहला प्रश्न है अनाम दास का पौधा, दोस्तों ये किसकी रचना है? तो ये जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ए का भैया डी, तो ये बी ऑप्शन कट गया और डी ऑप्शन कट गया। 3 का भी दोस्तों, यहाँ पर भी 3 का भी है, यहाँ पर भी 3 का भी है। तो कॉमन अंकों को हम देखेंगे तो 3 का भी, यानी कि जो 12 मास दोस्तों जो रचना है ये महादेवी वर्मा की है, ये भी मिल गया। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा, यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है, तो ये कॉमन अंक है। अब दोस्तों यहाँ से हमारा उत्तर आसानी से निकल जाएगा। रूठी रानी दोस्तों किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद्र, रूठी रानी मुंशी प्रेमचंद्र। टेराकोटा हो जाएगा हरिशंकर परसाई। दोस्तों इसका सही उत्तर जो बन रहा है यहाँ पर ऑप्शन, वो बन रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला। तो सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अनाम दास का पोथा हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिलहाल आपको जो है ऑप्शन याद नहीं रखने हैं। 12 मास महादेवी वर्मा, रूठी रानी मुंशी प्रेमचंद्र और टेराकोटा हो जाएगा हरिशंकर परसाई की। अगला दोस्तों प्रश्न है विराम चिन्ह से। दोस्तों पिछली बार भी प्रश्न पूछा गया था, उससे पहले भी पूछा गया था। अब दोस्तों विराम चिन्हों के बारे में अच्छी जानकारी आपकी हो सके इसलिए प्रश्न है, विराम चिन्ह के बारे में कौन सा कथन गलत है? विराम चिन्हों की जगह वर्णमाला में नहीं है। विराम चिन्ह का अर्थ संप्रेषण को सुगम बनाते हैं, विराम चिन्हों की जगह वर्णमाला में है। या फिर विराम चिन्ह वाचिक और अर्थ भेदक दोनों ही तरह से अपना मूल्य रखते हैं। दोस्तों अच्छा प्रश्न है, कौन सा कथन दोस्तों गलत है? देखिए ए और सी में दोस्तों टक्कर है, विराम चिन्ह वर्णमाला में जगह नहीं है या फिर वर्णमाला में है। तो कौन सा दोस्तों सही है? इसका दोस्तों कौन सा गलत है? गलत है दोस्तों पूछा है यहाँ पर, तो ये जगह विराम चिन्हों की जगह वर्णमाला में। दोस्तों यही यहाँ पर गलत है क्योंकि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी वाला इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य दोस्तों, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, यहाँ से भी दोस्तों एक प्रश्न बनने की संभावना है। पिछली बार भी पूछा गया था। संयुक्त वाक्य दोस्तों देखिए यहाँ पर और आ गया है, तो इतने से ही हमारा उत्तर निकल गया है। तो 3 का हो जाएगा सी। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ, तो सरल वाक्य है। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, इसमें भी ये भी सरल ही लग रहा है। कि आ गया तो ये मिश्र वाक्य है। तो और दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हमारा संयुक्त वाक्य, उसने खाना खाया और सो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रगतिशील विचारधारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? दोस्तों अच्छा प्रश्न है और बिल्कुल दोस्तों जो हमारा सिलेबस है उसी के अनुसार यहाँ पर है। तो प्रगतिशील विचारधारा का प्रवर्तक दोस्तों माना जाता है किसे? मुंशी प्रेमचंद्र इसका सही उत्तर है, मुंशी प्रेमचंद्र। बिल्कुल याद रखिएगा। राहुल सांकरत्यान को दोस्तों मध्य एशिया के इतिहास के लिए साहित्य अकादमी मिला था 1958 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है दोस्तों पत्र से, यहाँ पर प्रश्न है निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। अच्छा दोस्तों प्रश्न है निविदा सूचना का उद्देश्य यहाँ पर आपको बता रहे हैं, निर्माण कार्य करवाना, सामान की नीलामी, सामान की आपूर्ति करना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं ये मिलते जुलते लग रहे हैं ना, निर्माण कार्य करवाना, सामान की नीलामी, सामान की आपूर्ति। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना तो आप ऑप्शन नंबर डी टिक कर सकते हैं, 1 नंबर आपको बोनस मिल जाएगा वहाँ पर। बाकी कुछ में यहाँ पर गलत भी हो सकता है। बाकी अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा तो तुक्के लगाने के लिए डी की तरफ आप जा सकते हैं, बाकी पढ़ा है तो तब तो सोच समझ कर ही आप करेंगे। तो दोस्तों ये सभी सही है यहाँ पर निविदा सूचना का उद्देश्य में। अगला दोस्तों प्रश्न है निम्न में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है। पूर्वकालिक कृदंत, भूतकालिक कृदंत और तात्कालिक कृदंत या फिर अपूर्ण क्रियाद्योतक। तो इनमें से दोस्तों कौन सा होगा ये यहाँ पर आपको बताना, कौन सा एक प्रकार नहीं है। तो कृदंत अव्यय दोस्तों कौन सा नहीं है यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये भूतकालिक है ना ये वाला नहीं है। बाकी इसमें पूर्वकालिक है, पूर्वकालिक कृदंत आता है और पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत ये भी आता है, तात्कालिक भी आता है और अपूर्ण क्रियाद्योतक होता है। तो भूतकालिक दोस्तों इसमें नहीं आता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न दोस्तों देखिए
ये भी अच्छा प्रश्न है। एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग, लाइव, ब्लॉग्स या फिर एंकर बाइट। दोस्तों अच्छा प्रश्न है। एंकर द्वारा, दोस्तों आप देखते होंगे न्यूज चैनल में, एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने को दोस्तों इसे एंकर बाइट कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है, दोस्तों देखिए आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आपको अच्छे से बिल्कुल याद हो सके, क्योंकि दोस्तों ये आपको बिल्कुल मुहजबानी याद होनी चाहिए, बिल्कुल उंगली ऊपर आपको ये याद होनी चाहिए कि स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, ओष्ठ व्यंजन कौन सा है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है, सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये सब दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसे हमें सम्मिलित करना है। कोई ना कोई दोस्तों आप निश्चित रूप से जानते होंगे, वैसे तो बिल्कुल आसान है। तो ओष्ठी दोस्तों जो है ना प वर्ग आता है, तो 4 का देखिए ए कितने में है, तो 2 ऑप्शन हम सीधे सीधे हटा देंगे। तो 4 का ए दोस्तों देखिए यहाँ पर भी है, तो 2 सी या डी में से इनमें से बन सकते हैं। और 3 का भी देखिए कॉमन है, 3 का भी होगा मूर्धन्य दोस्तों कौन सा, ट ठ ड ढ। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन और संघर्षी व्यंजन, तो ये दोस्तों अगर आप जान जाएंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न का उत्तर जो है दोस्तों वो निकल जाएगा। संघर्षी व्यंजन दोस्तों कौन से हैं, तो सौ और ह, और स्पर्श संघर्षी व्यंजन दोस्तों ये हो जाएगा चौ छ जौ झ। तो ऑप्शन दोस्तों जो बन रहा है ना हमारा, वो बन रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला, संघर्षी व्यंजन। दोस्तों ये कौन से, ये आएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा सौ और ह, स्पर्श संघर्षी व्यंजन चौ छ जौ झ, मूर्धन्य व्यंजन ट ठ ड ढ, और ओष्ठ व्यंजन प फ ब भ। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला दोस्तों प्रश्न है, पुल्लिंग परिवर्तन का निम्नलिखित में से गलत है। ये कवित्री दोस्तों, इसे वर्तनी में भी बिल्कुल याद रख लीजिएगा, क्योंकि पटवारी एग्जाम में, अन्य एग्जामों में भी कई बार पूछा जा चुका है। बाकी कुछ अभ्यर्थी इसको भी गलत करके आए थे, बाकी आपको नहीं करना है। कवियत्री दोस्तों वर्तनी में याद रख लीजिए इसको। तो इसमें से दोस्तों यहाँ पर कौन सा जो है गलत है? रानी, राजा, सम्राटनी, सम्राट, ठकुराइन, ठाकुर, और कवित्री, कवि। दोस्तों कवि का कवित्री होता है, बिल्कुल सही है। ठाकुर का ठकुराइन होता है, पंडित का पंडिताइन होता है, राजा रानी, और राजा का रंक भी हम कर सकते हैं। सम्राट का दोस्तों सम्राज्ञी होगा, ना कि सम्राटनी दोस्तों नहीं होगा, सम्राज्ञी होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी यहां पर गलत है। अगला दोस्तों प्रश्न है, पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। पता नहीं राम को कैसा शक हो गया, यहां पर आपको बताना है वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का भेद है। संबंध, निश्चय, अनिश्चय या फिर पुरुषवाचक। तो पता नहीं राम को कैसे शक हो गया दोस्तों, यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अच्छी तैयारी हो सके। बाकी दोस्तों फिर 1 नंबर के लिए आयोग पूछेगा कि पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, या वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो आपकी तैयारी अच्छी हो। विश्व इतिहास से दोस्तों प्रश्न बने थे उस समय, और अभी भी बनेंगे, तो वहाँ से दोस्तों प्रश्न निश्चित रूप से आगे को देखने को मिलेंगे आपको, ताकि आप लोग पढ़ते रहें। लूसेंट जरूर से दोस्तों आप अध्ययन आपको करनी है लूसेंट का। तो प्रेरी दोस्तों जो घास के मैदान है ये कहाँ पर है दोस्तों, ये उत्तरी अमेरिका में है, बिल्कुल सही है। पंपास दोस्तों घास के मैदान कहाँ पर है, तो दक्षिण अमेरिका में है। स्टेप्स दोस्तों ये यूरोप, वेल्ड दोस्तों ऑस्ट्रेलिया नहीं। तो दोस्तों जो वेल्ड है ना ये कहाँ पर है, ये दक्षिण अफ्रीका में है। वेल्ड दोस्तों कहाँ पर है, तो वेल्ड घास के मैदान दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका में है, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी प्रेरी दोस्तों उत्तरी अमेरिका, पंपास, पंप दोस्तों ये अर्जेंटीना, टीना को अर्जेंटीना में है, और स्टेप्स दोस्तों यूरोप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला दोस्तों प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कूट के आधार पर सही विकल्प चुनिए। दोस्तों ये कूट वाला प्रश्न है, हालांकि यहाँ दोस्तों कम ही बनेंगे, लेकिन दोस्तों आपको अच्छी तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कारण ये है, क्योंकि आने वाले समय में पटवारी, बीपीडीओ, ईओ या फिर अन्य दोस्तों स्नातक स्तरीय फॉर्म आने वाले हैं। कुछ अभ्यर्थी दोस्तों, पिछली बार की बात है, पिछली वाली भर्ती की, पुलिस कांस्टेबल में भी सिलेक्शन हुआ, उसके बाद पटवारी में हुआ, किसी का वीडियो में हुआ, किसी का अन्य हुआ, तो ट्रेनिंग में गए। कई अभ्यर्थी ट्रेनिंग से ही छोड़कर आ गए, हालांकि जो उनको भरना होता है वो कुछ बॉन्ड होता है पुलिस में, ज्वाइन करने के बाद 5 साल के भीतर अगर जॉब छोड़ते हैं तो वो वहाँ पर कुछ पैसा जो होता है भर के, फिर वो अभी उन्होंने जो है पटवारी में आए हैं कुछ लोग, और कई लोग जो है पटवारी के बाद भी दूसरी जगह चले गए हैं। अभी किसी का तो एलटी में भी हो गया है। तो अभ्यर्थी दोस्तों लगातार तैयारी करते रहते हो, आपको अभी से अच्छी तैयारी करनी है। बाकी पहली जॉब आपको निश्चित रूप से लेनी है। 2000 पदों में आपको अपना नाम लेकर ही आना है। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में बताना है दोस्तों,
पहला अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में प्रस्तुत हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात कोई भी अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। और लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद राष्ट्रपति उस पर चर्चा की तिथि को विनिर्दिष्ट करेगा। तो राष्ट्रपति दोस्तों ये नहीं करता है, राष्ट्रपति दोस्तों नहीं, इसको सभापति दोस्तों विनिर्दिष्ट करते हैं। तो 3 तो गलत हो जाएगा भैया, 3 इसमें है, 3 इसमें है। अब सभी सही वाला कर नहीं सकते, तो ऑप्शन बचा हमारा केवल सी। अगला दोस्तों प्रश्न है, पारा का बैरोमीटर में अचानक गिरना दर्शाता है साफ मौसम, तूफानी मौसम, ठंडा मौसम या गर्म मौसम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा हमारा तूफानी मौसम, ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है सही है। अच्छा दोस्तों प्रश्न है, यह है संवैधानिक निकाय। दोस्तों हम इतना संविधान पढ़ते हैं, संविधान में दोस्तों कहीं भी राष्ट्रीय आयोग के बारे में जिक्र नहीं है, तो संवैधानिक निकाय ये नहीं है दोस्तों। पहला वाला तो गलत हो जाएगा, इसमें पहला दे रखा है, इसमें पहला दे रखा है, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे। अब सभी सही करेंगे नहीं, वैसे भी नहीं करेंगे, इतने सही दोस्तों हमारा उत्तर आ गया। हालांकि बड़ा प्रश्न जरूर से लग रहा होगा, तो 2 और 3 यहाँ पर हमारे सही हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, केवल हालांकि बड़ा प्रश्न था, ये पता था कि दोस्तों हमको जो है संवैधानिक निकाय ये नहीं है, क्योंकि ये संविधान में नहीं है ना। तो देखिए एक इसमें है तो इसको नहीं करेंगे, एक इसमें। अब यहाँ पर एक हट गया तो फिर सभी कैसे कर सकते हैं, तो अपने आप ही दोस्तों उत्तर हमने मान लिया कि बी सही होगा। अब आगे बढ़ भी जाएंगे, बाकी इसको पढ़ भी लेंगे हम। आयोग की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक, और वर्तमान में कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग की, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा जो अभी तक देख रहे हैं। इसके अलावा भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस आयोग का नोडल मंत्रालय है, ये भी ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बनेगा हमारा कौन सा वाला, 2 और 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त से पिछली बार ही प्रश्न बना था, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई। दोस्तों ठीक है, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही की गई, और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था तत्कालीन ब्रिटिश भारत की लगभग 19% भूमि पर लागू है। तो ये भी दोस्तों ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने निर्वाचन सुधारों पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। दोस्तों ये भी हमारा अच्छा प्रश्न है, अभी चुनाव भी हुए हैं, बाकी आगे को भी चुनाव होंगे, तो प्रश्न यहाँ से आयोग निश्चित रूप से पूछ सकता है। तो देखिए निर्वाचन सुधार, दोस्तों देखिए बलवंत राय मेहता समिति है, क्योंकि इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। देखिए कितना आसान है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, बड़ा प्रश्न है। तो बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों कब आई थी, 1957 में आई थी, है ना। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है वो इसी समिति ने दी थी। और दिनेश गोस्वामी समिति दोस्तों चुनाव सुधार से संबंधित है, कब आई थी, तो 1990 में जो है इसके आसपास ये हुआ था, समिति बनी थी। तार कुंडे समिति दोस्तों ये कब, 1974 में। और इंद्रजीत गुप्ता समिति दोस्तों ये 1998 के आसपास तो ये समिति भी आई थी, रिपोर्ट दी थी। तो बी आर मेहता समिति दोस्तों इसका सही उत्तर है, निर्वाचन सुधार से संबंधित नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था। ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास और प्रचार करना ठीक है। भारतीय राष्ट्रीयता को बढ़ावा देना और विकसित करना ये भी ठीक है। लोगों का राजनीतिकरण और उन्हें राजनीतिक रूप में शिक्षित करना ये भी ठीक है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश शासन को समाप्त करना और भारतीयों की सरकार स्थापित करना। दोस्तों ये इसका नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला स्वदेशी कीटनाशक विरोधी बॉडी सूट लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है। दोस्तों अच्छा प्रश्न है, तो ये दोस्तों किसान कवच है इसका नाम। भारत का पहला स्वदेशी कीटनाशक विरोधी बॉडी सूट दोस्तों लॉन्च किया गया किसान कवच के नाम से। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों अच्छा प्रश्न है, निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। सूरत विभाजन दोस्तों कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था, ये याद रखेगा। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ दोस्तों कब, 20 अक्टूबर 1905 को, 20 अक्टूबर 1905 को। और बंगाल विभाजन के खिलाफ बहिष्कार प्रस्ताव दोस्तों कब, 7 अगस्त 1905 को। तो 1905 के 2 हैं, तो 7 अगस्त पहला आएगा, तो पहले नंबर पर आएगा तीसरा, तो ये कट गया, ये कट गया। तीसरे के बाद 1, क्योंकि ये भी 1905 का है, तो दोस्तों बी यहाँ पर सही बन रहा है ऑप्शन। बाकी दादा भाई नौरोजी ने
घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज था दोस्तों, ये कब? 1906 में, 1906 में। और सूरत विभाजन दोस्तों कब? 1907 में। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ 20 अक्टूबर 1905 को। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 का सही उत्तर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नई न्याय की देवी की प्रतिमा का अनावरण किया है, इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं? दोस्तों अच्छा प्रश्न है। आंखों पर बधी पट्टी हटा दी गई है और हाथ में तलवार की जगह संविधान को स्थापित किया गया है, या हाथ में सेंगोल रखा है, या उपयुक्त दोनों? दोस्तों उपयुक्त दोनों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सुप्रीम कोर्ट ने नई न्याय की देवी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसमें बदलाव दोस्तों यही है कि आंखों पर जो पट्टी है उसको हटा दी गई है और हाथों में तलवार की जगह संविधान को स्थापित किया गया है। अगला दोस्तों प्रश्न है, मुगल कालीन भूमि के प्रकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पोलज लगभग हर वर्ष खेती की जाने वाली भूमि है। चाचर भूमि 1 वर्ष से भी कम समय के लिए पड़ती रहती है। और बंजर भूमि 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक पड़ती रहती है। दोस्तों चाचर भूमि जो होती है ना, चाचर भूमि वो होती है जिसे 3 या 4 सालों तक बिना खेती के छोड़ दिया जाता है। तो चाचर भूमि 1 वर्ष से कम नहीं लेनी, इसे 3 या 4 साल तक बिना खेती के छोड़ दिया जाता है। बी वाला गलत है, इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें 2 है। तो ऑप्शन दोस्तों देखिए, फिर 2 हम हटा देंगे ना सब जगह से, तो बच गया केवल डी, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। क्योंकि चाचर भूमि दोस्तों वो भूमि है कि 3-4 साल तक बिना खेती के छोड़ देंगे, तो 2 हमने हटाया, तो ऑप्शन बन गया हमारा डी वाला सही। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो है किस स्थान पर रही? दोस्तों ये 5वें स्थान पर रही है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का 92 वर्ष की आयु में दोस्तों निधन हुआ है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? दोस्तों प्रश्न बन सकता है। तो 1987 में दोस्तों इनको मिला था पद्म विभूषण। तो अच्छा प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम में। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया? दोस्तों किस देश का? दोस्तों कुवैत का है, कुवैत का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक स्रोत में कौन कौन सम्मिलित है? शैल चित्र एवं गुफा दोस्तों बिल्कुल है, मृदभांड कंकाल ये भी मिले हैं, पाषाण एवं उपकरण धातु उपयुक्त सभी। दोस्तों उपयुक्त सभी वाले आपके 2 प्रश्न यहाँ पर सही हो गए। देखिए इस पेपर में ऐसे दोस्तों एग्जाम में कम से कम 3-4 प्रश्न तो ऐसे ही आ जाते हैं कि हमने नहीं भी पढ़े होते हैं, तब भी हम एग्जाम उनको सही कर लेते हैं उपयुक्त सभी के आधार पर। कभी कभी दोस्तों आयोग चालाकी कर जाता है, वहाँ पर गलत भी हो जाता है। बाकी दोस्तों सभी मिले उससे, क्योंकि हमने इतना तो पढ़ाई है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। बाकी दोस्तों ये मैं तुक्के के लिए बता रहा हूँ कि जब एग्जाम में कुछ ना आए तो उपयुक्त सभी वाला भी आप टिक करके 1 नंबर ला सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक को श्यालू बिरालू भीगी बिल्ली? तो ये दोस्तों है लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 20 का दोस्तों सटीक उत्तर। 1602 में दोस्तों लक्ष्मीचंद ने बागेश्वर मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया था। अगला प्रश्न है बागनाथ मंदिर का। अगला प्रश्न है, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के बाद। दोस्तों अच्छा प्रश्न है, पहले भी पूछा जा चुका है। आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर दोस्तों कहाँ करेंगे? टिहरी में करेंगे, टिहरी। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है, हिल रेजिमेंट की स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो हेनरी रैमजे ने की थी। और कब की थी? तो दोस्तों इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 1858 में की थी हिल रेजिमेंट की स्थापना हेनरी रैमजे ने, तभी हिल रेजिमेंट इसका नाम रखा है। 1856 से लेकर 1884 तक कुमाऊं कमिश्नर के पद पर आसीन था हेनरी रैमजे। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चक्करपुर स्टेडियम का लोकार्पण किया। दोस्तों चक्करपुर है खटीमा में, खटीमा का पुराना नाम दोस्तों क्या था? मकरपुर था। तो दोस्तों हो जाएगा खटीमा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी बनेगा सटीक उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों अच्छा प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में कुमाऊनी व गढ़वाली के अतिरिक्त पंजाबी, सिंधी व हरियाणवी लोग भी बसे हुए हैं। ठीक है ना? ठीक तो है। शिवालिक श्रेणी में स्थित डोलोमाइट चट्टान से चूना देहरादून के मद्रासु एवं बाड़कोट क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, भी ठीक है। अगला है, गंगा के मैदानी भाग के बाढ़ परवड़ क्षेत्रों में खादर मृदा और गैर बाढ़ परवड़ क्षेत्रों में बांगर मृदा पाई जाती है। दोस्तों सभी के सभी यहाँ पर ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में, उत्तराखंड के किन क्षेत्रों में घास के मैदान, बुग्याल या प्यार पाए जाते हैं? ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय? कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। आगे दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।